नमस्ते, वनक्कम एंड वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं मनन, यहाँ का मैथ्स टीचर। आज आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़रूरी है, मगर इसके अलावे ये पूरे ज्योमेट्री के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि आपको ज्योमेट्री समझने में बहुत मदद करेगा। इस चैप्टर का नाम लाइन्स एंड एंगल्स है। इस चैप्टर में आज हम लोग कवर करने वाले हैं सारे प्रकार के एंगल, लाइंस, उनके बीच के रिलेशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और क्या होता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। इसके अलावे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के भी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं और एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चलिए लेसन शुरू करते हैं। तो लेसन में घुसने से पहले यह समझ लेते हैं कि आज हम लोग को सीखना क्या है। फर्स्ट थिंग इज we will understand all the concepts dealing with straight lines and angles, यानी कि लाइंस और एंगल से डील करने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी देखेंगे। इसके अलावे द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स, ये एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स होते क्या है, उनका फायदा क्या है और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके अलावे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, यानी कि पैरेलल लाइंस होते क्या है, उनमें क्या होता है और उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, और लास्ट की जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल से कट करते हैं तो सारे एंगल्स जो बनते हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो लेसन को शुरू करते हैं। लेसन में पूरी तरह से घुसने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी कि जो बाकी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था वो सब एक बार फिर से ब्रश करते हैं। The first thing is that angles are formed between the edges of plane surfaces and a lot of which we see around us on a daily basis, यानी कि कोई भी दो प्लेन सरफेस के बीच में एंगल्स बनते हैं। जैसे कि आप अपने घर में देखेंगे तो ये जो सीधी दीवार है और जमीन के बीच में एक एंगल बनता है, तो ये एक स्ट्रेट सरफेस है और ये एक स्ट्रेट सरफेस है। जब दोनों मिलते हैं तो वहां पे एंगल बनता है। इसी तरह अगर लैपटॉप है आपके पास तो अपने लैपटॉप को बगल से देखेंगे, जब खोलते हैं क्या होता है, ये देखिए, ये एक प्लेन सरफेस है और ये एक प्लेन सरफेस है और इसके बीच में कुछ एंगल बनते हैं। तो इसी तरह हमारे आसपास डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं उसमें बहुत जगह प्लेन सरफेसेस के बीच में एंगल्स बनते हैं। ज्योमेट्री में जब हम लोग आते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स में, एंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन आइदर टू लाइन सेगमेंट्स और टू रेज, यानी कि एंगल्स दो लाइन सेगमेंट या रेज के बीच में बन सकते हैं। इसके अलावे टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। दो लाइन को इंटरसेक्टिंग तब कहते हैं जब वो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट में मीट करते हैं। दो लाइन को पैरेलल तब कहते हैं जब वो बिल्कुल अपने पूरी लंबाई में कहीं भी नहीं मिलता, यानी इंटरसेक्ट नहीं करते, तब उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। और दो लाइन को परपेंडिकुलर तब कहते हैं जब उनके बीच का एंगल या इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होता है, तब वो दो लाइन को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद चलिए ये सब का थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है एक लाइन, जो डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा है उसको एक बार पढ़ेंगे। अ स्ट्रेट पाथ और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। कहने का मतलब, अगर क्लास 6 क्लास 7 का सिलेबस से आप याद करेंगे तो हम लोग को कहा जाता था कि जब लाइन बनाते हैं दोनों साइड एरो लगाया कीजिए। क्यों? क्योंकि एक लाइन का लेंथ हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते, उसकी लंबाई इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चलती है, यानी कि उसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा है, उसको नापने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो ये एरो मार्क्स का मतलब है कि ये इस साइड में और इस साइड में इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड होती है। तो लाइन ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनकी कोई लंबाई की नाप नहीं होती। सेकंड, लाइन सेगमेंट को देखेंगे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इंक्लूड्स टू एंड पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन देम। इसका अलग से डायग्राम बना सकता हूं पर फिर समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसीलिए इसी लाइन पे देखिए। ये एक लाइन है क्योंकि इसके दोनों तरफ एरोस बने हुए, तो इसकी लंबाई नापी नहीं जा सकती। पर जब मैं यहां पर एक पॉइंट लगा देता हूं और यहां पर एक पॉइंट लगा देता हूं, इसको लिखता हूं ए बी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए और बी फिक्स्ड पॉइंट्स है, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग नाप सकते हैं। तो ए बी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का एक टुकड़ा। इसकी लंबाई 10,000 किलोमीटर भी हो सकती है और 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, पर नापी जा सकती है। थर्ड आता है रे। नाउ a ray is a part of a line that has a fixed starting point but does not have any ending point in one direction. रे वर्ड जब आप सुनते हैं, इसको आपने कहाँ सुना है? सबसे ज्यादा रिलेशन में आपने सन से सुना है, सन रेस कहते हैं उसे। क्यों? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है हम तक पहुंचती है कैसे?
सूरज से निकलती है और हम तक आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ तक आकर रुक जाती है, मर्क्यूरी पर रुक जाती है, वीनस पे रुक जाती है, वो नेपट्यून प्लूटो तक भी जाती है। इसका मतलब है एक रे होता है जिसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहां से शुरू हो रही है हमें पता है, पर ये जाती बिल्कुल एक लाइन की तरह इंफिनिटी तक है। तो इसका फिक्स्ड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, मगर इसका कोई एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। तो बिल्कुल लाइन की तरह इसकी लंबाई भी हम लोग नाप नहीं सकते। लास्ट आता है एक एंगल। एंगल कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन सेगमेंट्स और रेस। जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि एंगल्स दो लाइंस, दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेस के बीच में बनता है। तो एंगल हम लोग वो दो रेज या दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं थोड़े डेफिनेशंस लाइन से रिलेटेड। सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे हमने पहले भी अभी सीखा कि वो दो लाइन को इंटरसेक्टिंग कहते हैं जो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि ये रेड लाइन इधर से गुजर रही है, अब इसके ऊपर अगर मैं एक ब्लू लाइन इस तरह से बनाता हूं तो आपको साफ दिखाई देगा। तो ये दोनों लाइन यहां पर इस जंक्शन पर मीट कर रहे हैं, यानी कि ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जो लाइन, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उनके मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों लाइन को हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग का उल्टा है, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच डू नॉट मीट इन ऑल देयर लेंथ। अब लाइन का जैसे हमने पढ़ा कि उसकी लंबाई इनफाइनाइट होती है, नाप नहीं सकते। तो दो लाइन जो अपनी पूरी इनफाइनाइट लेंथ में कभी मिलते ही नहीं। यहां पर एक चीज आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है इन्हें दूसरा नाम क्या देते हैं? वेरी गुड, इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये डिस्टेंस यहां पर अगर हम लोग नापेंगे और यहां पर नापेंगे, अगर कम हो रहा है यानी कि ये लाइंस आगे जाकर, भले ही बहुत आगे जाकर, पर कहीं ना कहीं मिलने वाले। तो जब ये डिस्टेंस यहां पे नापे, यहां पर नापे, यहां पर नापे और यहां पर नापे, अगर सेम है, इसका मतलब यह है कि ये लाइन दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं मूव कर रहे या फिर एक दूसरे से अलग भी नहीं जा रहे। अलग जा रहे तो इसका मतलब था पहले ही कहीं मिल करके एक जगह से दोनों निकले थे। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो दो लाइन को कहते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर देयर इनफाइनाइट लेंथ इज ऑलवेज इक्वल, और इस तरह के लाइंस को ही हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ गई? ठीक। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो ज्योमेट्री में जैसे कि मैंने ऐसे करके ये रेड कलर का एक लाइन और एक दूसरा, चलो काला बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर बात यह है कि ये समझिए कि काला लाइन बिल्कुल लाल लाइन के ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन में वो लोग एक पॉइंट में मिलते थे, यहां पे ये सारे पॉइंट्स सेम है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल चलिए मानते हैं कि रेड लाइन ब्लैक लाइन से ज्यादा लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ कि काले लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे रेड लाइन पे भी लाई करेंगे। तो यानी कि जब दो लाइन में ऐसे कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि एक लाइन के सारे पॉइंट्स दूसरे पर लाई करते हैं, तो इस तरह के लाइंस को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। तो ये हुई लाइंस के बारे। अब लेसन में आगे बढ़ेंगे। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि एंगल की डेफिनेशन होती है यानी कि द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, टू लाइंस या टू रेज। तो अब हम लोग देखेंगे कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर जो हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स देख रहे हैं वो सब एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पर है। ठीक है, सबसे पहले को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कहते किसको है? कोई भी एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज्यादा हो पर 90 से कम यानी 90 डिग्री से कम हो, उस टाइप के एंगल्स को हम लोग कहते हैं एक्यूट। यानी कि 83 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ये सारे आ जाते हैं acute angles में। So remember this, an acute angle is an angle that has a measure of more than 0 degrees but less than 90 degrees. Second type of angle है right angle. Right angle किसको कहते हैं? ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो, क्लास 6-7 से पढ़ रहे हैं कि right angle उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजर बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ना 90 से एक कम ना 90 से एक ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्टली 90। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि बाकी एंगल में देख रहे हैं आप कर्व बना हुआ है, पर राइट एंगल को हम लोग इस टाइप का एक स्क्वायर बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि राइट एंगल क्या है?
एनी एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है? ऑब्ट्यूज एंगल है वो कोई भी एंगल जिसका मेजर 90 से ज्यादा है पर 180 से कम। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल 135 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में। तो रिमेंबर कि एनी एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज नोन एज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल पर। तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे कोई भी एंगल को कहते हैं जिसका मेजर 180 से ज्यादा हो पर 360 से कम। यानी कि 180 से लेकर 360 के बीच में आने वाले सारे एंगल्स को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, मगर 180 और 360 को इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि कोई एंगल का मेजर अगर 360 है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं कहेंगे, पर उसको कहते क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं दो ऐसे एंगल पर जिनका नाम थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री ये दोनों बहुत ही जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी। तो सबसे पहला है स्ट्रेट एंगल। जिस तरह राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजर बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्रीज होता है। तो कोई भी एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी 179, 181 नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 180 होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट आता है फुल एंगल और फुल टर्न। यहां पे मैंने कोई डायग्राम इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि यहां पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का बहुत जरूरत है। समझिए, एक ही पॉइंट से बिल्कुल एक साथ दो रे निकल रहे हैं। यहां पे आपको एक ही दिख रहा है, पर ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये O से OA और OB दोनों निकल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा इस एंगल का मेजर क्या, आप बोलोगे 0 डिग्री है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। पर उल्टे साइड भी तो देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, यहां पे दिख रहा है ये एक पूरा टर्न बना रहे हैं, यानी यहां से शुरू होकर बिल्कुल घूम करके वापस यहां तक आ जा रहा है। इस तरह के एंगल्स को हम लोग कहते हैं तो फुल एंगल या फुल टर्न। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पर, अगर यहां पर मैं ऐसे करके पॉइंट बना देता हूं, यहां पर एक फुल एंगल बन रहा है, क्योंकि ऐसे करके अगर टर्न मारेंगे तो एक फुल एंगल बनता ही है, रेस को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग कहते हैं फुल एंगल। तो हर पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट मैं बनाता हूं, वहां पे सारे एंगल्स जो मेजर होते हैं सबको अगर जोड़ेंगे उनका नाप आता है 360 डिग्रीज। इसी तरह अगर एक स्ट्रेट लाइन पे मैं 6-7 एंगल बना देता हूं तो उन सब का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्रीज आना चाहिए, और फुल एंगल के लिए 360 डिग्रीज आनी चाहिए। अब लेसन में आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा लेसन में, आपको यह बताने के लिए कि एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत दिक्कत होता है। ऑल्दो ये टॉपिक है नहीं, पर इस पर्टिकुलर चीज में बहुत दिक्कत होता है कि एंगल का नाम कैसे लिखा जाए, सही ऑर्डर क्या है एंगल के नाम लिखने। ठीक है, मान के चलते कि जो वर्टेक्स जिससे दोनों रे निकल रहे हैं इसको कहते हैं O, ये है OA और ये है OB। तो अब एंगल का सही नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप जानते हो? वो सिंबल कुछ इस तरह का दिखता है, यानी एक छोटा एक्यूट एंगल की तरह दिखता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग लिखते हैं एंगल का नाम। अब एंगल बेस होता है उसके दोनों एंड पॉइंट्स, यानी कि दोनों रे के एंड पॉइंट से और कॉमन वर्टेक्स से, यानी कि एक पॉइंट से दो रे निकले उनके बीच का एंगल ये बना। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? आपको बताऊंगा कि ये जो कॉमन वर्टेक्स है उसका नाम हम लोग लिखेंगे बीच में। ठीक है, अब ये दोनों जो एंड पॉइंट्स है इनका नाम हम लोग आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि AOB, पर इस एंगल को BOA भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे AOB, कहने का मतलब AOB वो इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और उसी तरह जब मैं पढ़ता हूं BOA, BOA वो भी सेम एंगल को रिप्रेजेंट करता है पर रिवर्स में। ठीक है, तो नाम में यानी कि ये एंड पॉइंट्स का नाम आगे पीछे कर सकते हैं, पर सेंटर में बिल्कुल कॉमन वर्टेक्स का ही नाम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एंगल का नाम लिखता BAO, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। बीच में अगर A लिख रहे हैं इसका मतलब है कि कॉमन वर्टेक्स A है, पर यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन वर्टेक्स O है। तो इस एंगल का नाम BAO नहीं हो सकता। अगर मैंने A और B को जोड़ दिया तो मैं देख सकता हूं कि BAO ये वाला एंगल बनकर निकलेगा। ठीक है,
इस तरह से हम लोग एंगल्स को नेम करते हैं। ठीक, अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर्स ऑफ एंगल्स। पहली बात बेटा, पेयर्स होता है क्या है? पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा। अब जानते हो ना, जैसे हम लोग जूता सिंगल नहीं खरीदते, जोड़े में खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ शूज। यहाँ पे भी क्वाइट सेम लॉजिक है कि पेयर्स ऑफ एंगल्स आर एंगल के जोड़े। किस टाइप के जोड़े, तो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल्स। सो बाय डेफिनेशन एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन आर्म एंड द अनकॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये सब अगर समझ में नहीं आया तो एडजेसेंट एंगल्स उसको कहते हैं जिस दो एंगल्स में एक कॉमन आर्म होता ही है और उस कॉमन आर्म के आजू बाजू में उसके अनकॉमन आर्म्स रहते हैं। यानी कि जैसे कि आप ये एंगल को देखोगे तो इसमें बीच वाला कॉमन आर्म है और ये दोनों जो अनकॉमन आर्म है दोनों उसके उल्टे साइड। अगर इस एंगल को मैं नाम देता हूं, यहां पे लिखता हूं O और यहां पे लिखता हूं A, B और C, तो दो एंगल जो एडजेसेंट बनेंगे वो होंगे ये वाला एंगल AOB और ये वाला एंगल BOC। तो एंगल AOB और BOC में अगर आप देखेंगे तो OB इज द कॉमन रे, AO एंड CO आर द अनकॉमन रेज और कॉमन रे के दोनों उल्टे साइड पर है, यानी कि दोनों एक ही तरफ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता AOB एंड एंगल AOC, नाम में अगर आप देखेंगे तो कॉमन आ रहा है AO, यानी कि AO इज द कॉमन आर्म, यहां तक ठीक है। पर अगर हम लोग अनकॉमन आर्म्स की बात करेंगे OB और OC का, तो OB और OC उस कॉमन आर्म के एक ही तरफ पर है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते। अब समझ में आई बात? तो ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों तरफ यानी उल्टे तरफ होने चाहिए उसके अनकॉमन आर्म्स, तब उस जोड़े को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट टाइप का पेयर होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर उस जोड़े को कहते हैं जिनका सम यानी कि जब दोनों के मेजरमेंट को ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज आएगी। पर इससे पहले हमने देखा था कि 180 डिग्रीज क्या होता है? वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल होता है, यानी स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो यहां पर अगर आप फिगर को देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर मैंने एक रे गिराया तो दो एंगल बन गए। अब ये दोनों एंगल का मेजर ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज आएगा। इस तरह का पेयर को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। अगर डेफिनेशन पे जाए तो बाय डेफिनेशन अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज डिफाइंड एज टू एडजेसेंट एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स इज इक्वल टू 180। यानी कि अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एडजेसेंट एंगल्स है, ये कॉमन आर्म है और ये दोनों अनकॉमन आर्म है जो उस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स पर है। तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स के सम को हम लोग मतलब कि यानी कि उनके मेजर को जोड़ेंगे तो 180 डिग्रीज आएगी। उस टाइप के पेयर को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग दो ऐसे पेयर पे जो एडजेसेंट नहीं होते हैं, यानी कि दो एंगल जिनमें कोई भी कॉमन आर्म शेड नहीं है, तो उनको पेयर्स बोल ही क्यों रहे? वेल, समझने की कोशिश करेंगे अभी। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। बाय डेफिनेशन जब दो एंगल का मेजर ऐड करते हैं और वो 90 डिग्री आता है तो उनको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री का एक एंगल है और 50 डिग्री का दूसरा है। एक बार अपनी नोटबुक में जोड़कर देखिए इनका सम कितना आता है। तो सम आएगा 90 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों एंगल्स को हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो बाय डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स द मेजर विच सम्स अप टू 90 डिग्रीज, यानी कि दोनों के मेजर को जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्रीज आएगी। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जो आप सोच सकते हैं जिनका ऐड करने पे 90 डिग्री आए उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री और 89 डिग्री, 2 डिग्री और 88 डिग्री और इसी तरह सारे, यानी कि 45 और 45 भी मिलकर 90 बनते हैं। तो अगर दो एंगल है जिनका मेजर 45 और 45 है उनको भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। पर इसका मतलब क्या होता है? मैथ्स में इसकी क्या जरूरत है? तो क्वेश्चन कभी भी सीधे नहीं आते हैं बच्चे, थोड़े टेढ़े आते हैं। जैसे कि आपको कहेगा कि एक एंगल है 48 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री से ही आई। तो जब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल पहले वाले एग्जांपल को देखते हैं 40 और 50 को,
इन दोनों को जोड़ने से आया 90, जिससे हमने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं कहूंगा 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कहने का मतलब है कि 40 डिग्री का दूसरा एंगल क्या है जिसको जोड़ने से 90 बनता है, तो आंसर होगा 50 डिग्री। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो होगा 40 डिग्री। सेम स्टैंड्स फॉर दिस टू। अगर मैं कहूँ कि 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो वो होता है 89 डिग्री, और 89 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 डिग्री होता है। वेरी गुड। अब आते हैं सेकेंड पेयर पे, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि यहां पे देखा सम आना चाहिए था 90 डिग्री, तब उसको कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह अगर दो एंगल के मेजर्स को ऐड करने से 180 डिग्री आए तो उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। वेरी गुड। यानी कि अगर एंगल 1 है और एक एंगल 2 है और इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूं 180 डिग्रीज आ रही है, तो मैं कह सकता हूं 1 और 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल 80 डिग्रीज और 100 डिग्रीज, 90 और 90, 70 और 110, और इसी तरह आप जो भी एंगल को सोच सकते हैं दो जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जैसे कि यहां पे मैंने लिखा 80 और 100, तो मैंने कहा 80 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है। यहां पे ये नहीं समझना है कि खाने की दवाई बोली जा रही है सप्लीमेंट के नाम पर, नहीं। सप्लीमेंट कहते हैं इसका जोड़ेदार, यानी कि इसके साथ क्या जोड़ने पर 180 डिग्रीज आते हैं। तो यानी 80 का सप्लीमेंट हो जाएगा 100 और 100 का सप्लीमेंट हो जाएगा 80। इसी तरह 90 का सप्लीमेंट है 90, 70 का है 110, और आप ज्यादा भी सोच सकते हैं जैसे 20 एंड 160, 10 एंड 170। इसी तरह आप जो भी दो एंगल के बारे में सोच सकते हैं जिनका सम 180 होता है, उनको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे ऐसे जोड़े ऑफ एंगल्स को जिनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। इसके बारे भी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, पर एक बार इसको रिवाइज कर ही लेते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब फॉर्म होते हैं और तब ही फॉर्म होते हैं जब दो लाइन सेगमेंट या दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक मीटिंग पॉइंट पर मीट करते हैं। ठीक है, पहले तो ये लाइंस को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन का नाम है AB और इस लाइन का नाम है CD, और ये मिल रहे हैं पॉइंट O पर, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O। तो अब AB और CD स्ट्रेट लाइंस है, और जब ये मिलते हैं एक पॉइंट O पर, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे तरफ पर है। यानी कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो एंगल AOD बन रहा है, इसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है COB। देख सकते हैं कि बिल्कुल उल्टे साइड पर है, तो इन दोनों एंगल्स के पेयर को हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, यानी कि दो लाइन के मिलने के पॉइंट पर एक जोड़ा नहीं, दो जोड़े वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे कि मैंने मार्क किया AOD और COB, इसी तरह DOB और AOC भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का जोड़ा बनते हैं। ठीक है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का रिलेशन क्या है? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझ में आई बात? यानी कि ये और ये बराबर है और उसी तरह ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, पर इस बात का कोई प्रूफ है? वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़े छोटे में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी एग्जांपल में अगर देखेंगे तो अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि एंगल AOD और COB बराबर है। ठीक है, सबसे पहले वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्ट्रेट लाइन AB। वी नो दैट AB इज अ लाइन, यानी कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब AB पर जो दो एंगल बन रहे हैं AOD और DOB, वो दोनों का सम आना चाहिए 180। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग लाइन CD को देखेंगे। CD पर क्या हो रहा है? CD पर भी दो एंगल बन रहे हैं DOB और BOC, और CD भी एक लाइन है। इसका मतलब ये दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, DOB प्लस BOC, इन दोनों इक्वेशन को अगर 1 और 2 लिख लेंगे
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 एंड 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 180। इससे हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 180 वाले साइड को हटाकर बाकी को अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, AOD प्लस DOB इज इक्वल टू एंगल DOB प्लस एंगल BOC। तो यहां पर लिखे हुए अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो एंगल DOB इक्वेशन के दोनों साइड पर प्रेजेंट है, यानी कि इसको हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। दिस विल लीव अस दैट AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और AOD और BOC क्या है देखिएगा, तो AOD और BOC वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे। तो इससे प्रूफ होता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं। कहने का मतलब अगर मैं कहता कि AOD का मेजर 80 डिग्रीज है तो AOC का भी मेजर 80 डिग्रीज, सॉरी BOC का भी मेजर 80 डिग्रीज होता। ठीक, यहां तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1, यानी कि अपने NCERT बुक्स में अगर आप देखिएगा तो चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का पहला एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले। आप लोग मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी तक जो पढ़े समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कोई डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए और एग्जाम अच्छे से दे पाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। सो इन एक्सरसाइज 6.1 द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। कहने का मतलब ये जो AB लाइन है और CD लाइन है वो यहाँ O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बोलता है इफ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। सबसे पहले तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, BOE निकालेंगे और बाद में देखेंगे COE का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले कि सॉल्यूशन में घुसे पहले देख लेते हैं हम लोग को गिवन क्या क्या है। तो AOC और BOE का सम 70 डिग्री बता रहा है। AOC कौन सी एंगल है बेटा, ये वाली AOC, और BOE 70 डिग्री है। ठीक है, अब अगर हम लोग AB, सिर्फ लाइन AB पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो देखेंगे उस पर 3 एंगल्स बन रहे। एक है AOC, एक है COE और एक है EOB या BOE। मैंने जैसे कहा था उसको आगे से पीछे पढ़ सकते हो, पीछे से आगे पढ़ सकते हो, बात सेम है जब तक बीच वाला टर्म सेम। ठीक, तो यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं और अगर AB लाइन है तो यानी कि AB पे जितने भी एंगल्स है सबका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इससे ठीक ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उसमें बोलता है AOC और BOE इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे AOC और BOE दोनों आ रहे हैं और प्लस में है, तो इसके बदले हम लोग 70 डिग्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी कि 70 डिग्रीज प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE कितना हो जाएगा बेटा, एंगल COE हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि COE कितना है, 110। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है कि BOD एक एंगल है जिसका मेजर 40 डिग्री है। BOD कहाँ पर बन रही है बेटा, देखो ये यहाँ पर बन रही है BOD, इसका मेजर है 40 डिग्रीज। ठीक, अब अगर हम लोग CD लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो CD भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर भी सारे एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो लिखेंगे पहला एंगल है COE, एंगल COE प्लस एंगल EOB या एंगल BOE जो भी कहना चाहो आप, प्लस एंगल BOD शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज CD इज अ स्ट्रेट लाइन। अब COE का मेजर हमने निकाला 110 डिग्री और BOD का दिया हुआ है 40 डिग्रीज। तो इस इक्वेशन में उस दोनों का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 110 प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, सॉरी इसका मेजर है 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 110 और 40 को ऐड करेंगे तो 150 आएगी। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्रीज, क्योंकि जब 150 ऐड हुई इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। इससे हम लोग को पता चलता है कि एंगल BOE इज इक्वल टू
30 डिग्रीज। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग खोजना है COE का रिफ्लेक्स। तो यहां पर एक चीज बताऊंगा जो सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए वैलिड नहीं है। कहीं भी अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी एंगल का मेजर दिया और आपको कहते हैं उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो जैसा कि हमने देखा COE का मेजर कितना है 110। इसके रिफ्लेक्स निकालने का तरीका बहुत आसान। तो रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, लिखते हैं रिफ्लेक्स और फिर लिखते हैं एंगल का नाम। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE को खोजना। तो कभी भी एक रिफ्लेक्स एंगल यानी कि यहां पे जैसे COE है और नॉर्मल एंगल का अगर मेजर को हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा आना चाहिए 360। समझ में आया? यानी कि ये जो एंगल है और उसका रिफ्लेक्स क्या है, ये पूरा बड़ा एंगल जो बन रहा है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 360 होगा, क्योंकि एक पॉइंट के चारों ओर सारे एंगल कितने होते हैं बेटा? 360 होते हैं। तो अब रिफ्लेक्स एंगल COE को खोजना। COE का मेजर हमने निकाला 110। इसको लिखेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल COE प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 360। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 250 डिग्रीज। तो हमने सेकंड पार्ट भी खोज लिया। तो एंगल BOE है 30 डिग्रीज और रिफ्लेक्स एंगल COE है 250 डिग्रीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इन द सेकंड प्रॉब्लम इट सेज दैट लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो ये लाइन जो XY और MN है, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर। इफ एंगल POY यानी कि ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्रीज है एंड A/B का रेशियो है 2:3, वी आर सपोज टू फाइंड एंगल C। यानी कि हम लोग को दिया हुआ है कि X और Y और MN दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और एक रे वहां पे OP बना दिया गया। अब POY जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री है और हम लोग को C का मेजर खोजना है, जबकि दिया हुआ है कि A और B का रेशियो 2:3। क्या करना होगा? चलो थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर XY लाइन को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल कितना बनेगा बेटा? 180 डिग्रीज बनेगा। ठीक, लाइन के इस तरफ देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दो रे बन रहा है, यानी कि तीन एंगल बन रहे हैं। एक तो B है, एक A है और एक दिया हुआ है POY जिसका मेजर दिया हुआ है 90। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आना चाहिए 180 डिग्रीज, क्योंकि XY स्ट्रेट लाइन। तो अगर लिखेंगे आएगा एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY शुड बी इक्वल टू 180। ठीक है, अब POY का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, उसको लिख लेंगे एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो एंगल XOM प्लस एंगल MOP कितना हो गया? 180 माइनस 90 जो कि होगा 90 डिग्रीज। अब ध्यान से अगर फिगर को देखेंगे तो XOM क्या है? B है और MOP क्या है? A है। तो यहां हम लोग उसके बदले लिख देंगे B प्लस A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। आगे कुछ भी करने से पहले ये रेशियो वाले टर्म में से हम लोग A और B का कुछ सब्स्टिट्यूटेड यानी कि X के टर्म्स में कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो रेशियो का मतलब होता है A बाई बी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A है 2x और B है 3x। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहां पे वो A और B का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, विच गिव दैट 5x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो x कितना हो गया बेटा? x हो जाएगा 90/5 यानी कि 18 डिग्रीज। तो अब A कितना हो गया? 2 × 18 यानी 36 और B हो जाएगा 3 × 18 यानी कि 54 डिग्रीज। तो अब हम लोग को A और B का मेजर पता चल गया। कितना आया B? 54 डिग्रीज। हमें निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है C। देखो मैथ्स में सॉल्यूशन बेटा बहुत तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं अब आपके स्कूल के टीचर या यूट्यूब पे कोई दूसरा सॉल्यूशन बताए। इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि उनका सॉल्यूशन गलत है और मेरा सही है, या मेरा गलत है और उनका सही है। जैसे मैंने कहा मैथ्स में सॉल्यूशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जो अप्रोच यूज करने वाला हूँ ये है कि ये जो लाइन है ना MN, वो भी स्ट्रेट लाइन है। उस पर देखो सिर्फ दो ही एंगल बन रहे, एक B है और एक C है। और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल का मेजर कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वो बात को हम लोग लिख लेंगे। तो MOX
एंगल MOX प्लस एंगल XON शुड बी इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि MN स्ट्रेट लाइन। अब एंगल MOX देख रहे हो क्या है? B है, और B का वैल्यू हमने निकाला 54। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 54 डिग्रीज प्लस एंगल XON क्या है बेटा? XON है C, जो हम लोग को खोजना है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग C इज इक्वल टू 180। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे कि C कितना है, 180 माइनस 54, जो कि आएगा 126 डिग्रीज। तो क्वेश्चन ने कहा था C खोजने के लिए, हमने उसे खोज लिया। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। So in this next problem, it says that angle PQR is equal to PRQ, then prove that PQS is equal to PRT। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। PQR यानी कि PQR ये वाली एंगल, और PRQ यानी कि ये एंगल। क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों बराबर। अब हम लोग को इससे प्रूव करना है कि PQS यानी कि ये वाला एंगल, और PRT यानी कि ये वाला एंगल, हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अप्रोच मैं यूज करूंगा। सबसे पहले क्या है कि HT साफ दिख रहा है कि एक तो स्ट्रेट लाइन है। अभी हम लोग PR वाले रे को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को दिख रहा है सिर्फ PQ एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है, तो यानी HT पर दो एंगल बन रहे, एक है PQS और एक है PQT, या जिसको PQR भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो HT लाइन पर जैसे कि आप देख रहे हैं दो एंगल बन रहे, PQS और PQT या PQR। अब ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 180 होना चाहिए। इसको लिखते हैं PQS इज इक्वल टू, PQS प्लस एंगल PQR या PQT कुछ भी लिखिए, 180 डिग्रीज। तो एंगल PQS कितना हो गया बेटा? ये हो गया 180 माइनस एंगल PQR। ठीक है, सबसे पहले तो इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं, इसको मार्क कर देते हैं 1, और अभी जो हमने लिखा उसको मार्क कर देते हैं 2। अब सिमिलरली अगर ST लाइन पर सिर्फ PR लाइन सेगमेंट को भी कंसिडर करते हैं तो वो दो एंगल बना रहा है, एक PRT है और दूसरा PRS है, जिसको हम लोग PRQ भी बोल सकते हैं क्योंकि वही एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, तो अब चूंकि ST स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल का सम भी 180 होना चाहिए, है ना। तो इसको लिखते हैं एंगल PRT प्लस एंगल PRS या PRQ, जो भी लिखना है आपको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्या आया कि एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ। ठीक है, अब चूंकि PQR और PRQ इक्वल दिए हुए 1 में, जैसा कि हमने लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 180 से PRQ माइनस कर रहे हैं और 180 से PQR माइनस कर रहे हैं, वो जो भी वैल्यू है सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका मेजर 30 होता तो यहाँ पे 30 माइनस करते कितना आता? 150 आता। यहाँ पर भी 30 माइनस करते तो 150 ही आता। इससे हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसको 3 मार्क करते हैं, सो बाय 1 फ्रॉम 2 and 3 we get angle PQS is equal to angle PRT। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। अगर इसमें कोई डाउट है अब तक तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इट सेज दैट इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। यहाँ पे दिए हुए ना 4 एंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 4-5 रे बेटा, ओट कंफ्यूज नहीं है ना, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो एक रे है OB, एक रे है OA, OC और OD, और इनके बीच में 4 एंगल्स बन रहे हैं। ये वाला है Y, ये वाला X, और ये है W, और ये है Z। अब ये रिलेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों का सम बराबर है, तो हम लोग को इससे प्रूव करना है कि AOB एक लाइन। चलो कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, O जो पॉइंट है उसके अराउंड जो सारे एंगल्स हो कितने होंगे? 360 होंगे, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। तो हम लोग लिखेंगे ऑल एंगल्स अराउंड O मस्ट बी इक्वल टू 360। ठीक है, तो इसका मतलब सारे एंगल जो बन रहे क्या क्या बेटा, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो एक्स प्लस वाई
प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्या लिखता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। चलो ले लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू a, यानी x प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू a एंड डब्ल्यू प्लस जेड इज ऑल्सो इक्वल टू a। अब यहाँ पे x प्लस वाई और w प्लस जेड दिख रहा है आपको, इसके बदले में ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो a प्लस a इज इक्वल टू 360, यानी कि 2a इज इक्वल टू 360। तो a कितना हो गया बच्चों? a हो जाएगा 360/2 जो कि होगा 180 डिग्री। इसका मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड w प्लस जेड इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब बेटा अगर लीनियर पेयर का डेफिनेशन याद करोगे तो वो ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बनते हैं तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं, है ना? पर उनका मेजरमेंट कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x प्लस वाई या w प्लस जेड आपको जो देखने का मन है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्रीज बन रहा है। इसका मतलब है ये लीनियर पेयर है। पर लीनियर पेयर कहाँ बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन पर बनता है, और w और z बन रहे हैं ये लाइन AB पर। इससे साफ साबित होता है कि AOB एक लाइन है। Therefore, W and Z are a linear pair, है ना? इनका सम 180 आ रहा है तो ये दोनों लीनियर पेयर हो रहे हैं। बट लीनियर पेयर्स कैन फॉर्म ओनली ऑन लाइन्स। Therefore, AOB is a line। बात समझ में आ गई? अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में इट सेज दैट POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहां तक रुकेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी गुड। तो ये इससे जो एंगल बना रहा है ये होता है 90 डिग्रीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। OS is another ray lying between rays OR and OP। Prove that angle ROS यानी कि ये वाला एंगल is equal to half of QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीजें देखेंगे बेटा। अगर ये OS रे को हम लोग अभी के लिए ध्यान नहीं देते तो हम लोग देखेंगे कि जो QOR है और ROP है वो एक लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि उसका सम 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल QOR प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, पर हम लोग को पता है कि QR कितना है? 90 डिग्रीज। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ROP प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ROP कितना हो गया बेटा? ROP हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो ROP हो गया 90 डिग्रीज। अब ROP क्या है? ROP है सम ऑफ एंगल्स ROS एंड SOP। इसके बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंगल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसको 1 लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब हम लोग OR को अगर नहीं कंसिडर करते, अभी के लिए भूल जाते हैं कि OR यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो देखेंगे जो QOS और SOP है वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन POQ पर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर बनेंगे। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं, पूरे इक्वेशन को, तो मेरे को मिलता है एंगल QOS प्लस एंगल POS बाय 2 इज इक्वल टू 180/2 करेंगे तो 90 डिग्री आएगी। इस इक्वेशन को मैं ले लेता हूं 2। ठीक है, नाउ अगर हम लोग देखेंगे 1 और 2 में राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, 90 डिग्रीज है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, है ना? सो फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट दैट एंगल ROS प्लस एंगल SOP या POS लिखेंगे, एक ही बात है ना, POS इज इक्वल टू एंगल QOS प्लस एंगल POS, और यहाँ पे 2 को अलग अलग कर देंगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, है ना? एक्सक्यूज मी। अब बेटा ये वाला जो POS है हम लोग ले जाएंगे इसको ऑपोजिट साइड पे, तो आएगा ROS इज इक्वल टू एंगल QOS प्लस एंगल POS, ये दोनों बाई 2 माइनस एंगल POS। अब यहाँ पे देखेंगे POS का डिनोमिनेटर 1 है,
एलसीएम लेंगे 2 डिनोमिनेटर्स का और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, होगा एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS प्लस एंगल POS। जब एलसीएम ले लेंगे तो उसको कॉमन डिनोमिनेटर 2 कर सकते हैं ना, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल POS। ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 था, जब इसको 2 करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखोगे POS माइनस 2 POS क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये होगा एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS बाई 2। अब ये जो 2 है यानी 1/2 उसको कॉमन ले लेंगे बाहर, तो आ जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो इन दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम it says that it is given that XYZ is equal to 64 degrees and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. इसी इंफॉर्मेशन से केवल एक डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो ध्यान से देखो, XYZ क्या था, तो यहाँ पे लिखे X, ये पॉइंट हो गया Y, Z। Y को यहाँ क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो एंगल के बीच में Y लिखा हो, तो Y होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और ये एंगल का मेजर कितना दिया हुआ है, 64 डिग्रीज। आगे कहता है XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। आगे बढ़ाएंगे, XY को प्रोड्यूस करेंगे इस साइड, यहाँ पे पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया। नाउ इट सेज दैट इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, ये जो ZYP है इसके बीच में एक रे YQ ऐसा बनाना है कि वो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल हाफ में बांटता है। तो यहां पे हम लोग रे बनाएंगे YQ, ठीक है। और हम लोग को खोजना है मेजर ऑफ एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। पहले तो ये एंगल XYQ पर ध्यान देते हैं। XYQ कौन सा बेटा, ये वाला एंगल है, ठीक है। अभी के लिए YQ रे को हम लोग बिल्कुल ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे XYZ और ZYP एक स्ट्रेट लाइन XP पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब XYZ और ZYP हो गया लीनियर पेयर, है ना। तो लिखेंगे एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180। XYZ का मेजर हम लोग पता है 64 है, तो एंगल ZYP कितना हो गया, ZYP विल बी इक्वल टू 180 माइनस 64, जो कि आ जाएगा 116 डिग्रीज। कहने का मतलब ये जो पूरा ZYP है इसका मेजर है 116। अब आगे हमने जो रे YQ बनाया कहता है उसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये और ये बिल्कुल इक्वल होंगे। किससे इक्वल होंगे, 116 के हाफ से। करके देखते हैं, तो 116/2 आ जाएगा 5 और 16 58 डिग्रीज। तो एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्रीज, ठीक है। यहां पर भी 58 डिग्रीज लिखेंगे और यहां पर भी 58 डिग्रीज, ठीक। अब हम लोग को खोजना एंगल XYQ, और XYQ को आप दे सकते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम है जो कि XYZ और ZYQ। एडजेसेंट एंगल्स क्यों कहा मैंने, अगर आप याद करेंगे तो एक कॉमन आर्म है और दोनों जो अनकॉमन आर्म है वो उसके दोनों ऑपोजिट साइड्स पर लाई करते हैं। तो XYZ और ZYQ एडजेसेंट एंगल्स हो गए, और XYQ ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम है, यानी कि इसको और इसको जोड़ करके ही XYQ बनता है। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। इन दोनों का मेजर्स हम लोग को पता है, 64 और 58 है, लिखेंगे 64 डिग्री प्लस 58 डिग्रीज, है ना। तो एंगल XYQ हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8 + 4 2 कैरी 1 6 + 4 122 डिग्रीज, ठीक है बच्चा। ये हमने खोज लिया एंगल XYQ। अब हम लोग को खोजना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब फिर से जाएंगे थोड़ा सा लॉजिक पर कि ये जो पॉइंट है Y, इसके चारों ओर सारे एंगल कितने होने चाहिए, 360 होने चाहिए। और अगर सिर्फ QYP पे ध्यान देंगे तो QYP और उसका रिफ्लेक्स बनता है ना। बाकी सब कभी के लिए भूल जाएंगे, तो ये QYP है और इधर उसका पूरा रिफ्लेक्स है। और जैसा कि मैंने कहा कोई एंगल और उसके रिफ्लेक्स का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। इस बात को अगर लिखेंगे तो आएगा
एंगल क्यू बाई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब क्यू आई पी का मेजरमेंट हम लोग को पता है कितना है, 58 है, यहाँ पे हमने निकाला था ना, तो लिखेंगे 58 डिग्रीज प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी हो जाएगा 360 माइनस 58, सो इट विल बी इक्वल टू 302 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी भी निकाल लिया। तो यहां पे ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के सारे कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, तो चलिए लेसन में आगे बढ़ते हैं। सो नाउ विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस बीइंग कट ऑफ बाय अ ट्रांसवर्सल। पहली बात, अगर डेफिनेशन से याद हो, पैरेलल लाइंस क्या है? जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहीं भी नापे तो सेम आएगा। इसका मतलब ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते या एक पॉइंट से डाइवर्ज नहीं होते, हमेशा एक दूसरे के अलोंग चलते हैं और कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं। अब जब दो पैरेलल लाइंस या फिर लाइंस के कॉन्सेप्ट में अगर दो लाइंस को एक कॉमन लाइन दोनों को काटते हुए पार हो रहा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो जब दो लाइंस को, नॉट नेसेसरली पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइप के लाइन होते हैं और इन दोनों को ऐसे काटते हुए पार होता है, तो इस लाइन को भी हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक, पर हम लोग के कॉन्सेप्ट से डील करना है सिर्फ पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल्स। तो यहाँ पे दो लाइन है, इसको हम मार्क कर देते हैं L और M, और ये लाइन है P जो L और M को काट रहा है, तो लाइन P को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटता है, यानी कि दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो जंक्शन पॉइंट बन रहे हैं ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगर आप देखिएगा हर जंक्शन पॉइंट पर कितने एंगल्स बन रहे हैं बेटा? यहाँ पर है एक, ये दो, ये तीन और ये चार। उसी तरह यहां पर भी चार एंगल बनेंगे ना, 2, 3 और 4। तो यानी कि एक ट्रांसवर्सल जब दो लाइन को काटता है तो 8 एंगल्स बनते हैं। पर क्या ये सब एंगल्स एक दूसरे से किसी भी तरह रिलेटेड है? हम लोग यही सब देखने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो ये सब एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे समझने का कि ये वाला एंगल्स है कौन से। ठीक है, सबसे पहले को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। बाय डेफिनेशन एन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पेयर इज द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड्स ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। यानी कि जो दो पैरेलल लाइन जब ट्रांसवर्सल से कट रहे हैं तो दोनों पैरेलल लाइन के इनसाइड पर ट्रांसवर्सल के इधर उधर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी कि एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है। अभी ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कीजिए, बस डेफिनेशन जान लीजिए कि होता क्या है और इसके आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जैसे इंटीरियर में हमने कहा कि पैरेलल लाइंस के अंदर, बिल्कुल उसी तरह एक्सटीरियर हो जाता है कि ये दो पैरेलल लाइंस है उनके बाहर के तरफ पे और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर जो एंगल बनते हैं उस पेयर को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड वेरी मच लाइक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट आता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है जब दो पैरेलल लाइन बने और ट्रांसवर्सल उन्हें काट रहा है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और एक लाइन के अंदर पे और दूसरे लाइन के बाहर पे, या फिर ऊपर वाला लाइन के अंदर पर और नीचे वाले लाइन के बाहर पर, यानी कि सेम साइड पर नहीं होकर के ऑपोजिट साइड्स पर। अगर ये अंदर बन रहा है तो ये इसके बाहर, और अगर इसके अंदर बन रहा है तो उसके बाहर, तो उस एंगल्स को हम लोग कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। लास्ट आता है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स हम लोग उस दो एंगल के कहते हैं जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड पर और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पर बनते हैं, पर बाकियों की तरह को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री होते। यानी कि जब हम दो कॉम्प्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका सम 180 डिग्रीज आएगा। ये सब पढ़ लिए, दिमाग में खिचड़ी मैगी बन गई। होता क्या है, चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, दोनों को।
तो हमने जैसे याद किया कि ये दोनों जंक्शन पॉइंट पर 4 एंगल बनते हैं बेटा, है कि नहीं? यहां पर भी उसी तरह बन रही है, ठीक है। अब कौन से एंगल को इंटीरियर अल्टरनेट कहते हैं, कौन से एंगल को एक्सटीरियर अल्टरनेट कहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर, ये सब क्या होता है? तो अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन पर, को इंटीरियर का मैंने क्या बताया, को इंटीरियर है जो पैरेलल लाइंस के अंदर पर और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पर बनते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मार्क कर देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तब डेफिनेशन जो ऊपर से नीचे किया था हम लोग यह समझना नीचे से ऊपर स्टार्ट करें। तो को इंटीरियर एंगल्स है जो पैरेलल लाइंस के अंदर साइड पर और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पर बनते हैं, यानी कि यहां पर एंगल 4 और 5, उसी तरह एंगल 3 और 6 भी तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड और पैरेलल लाइंस के इनसाइड पर बन रहे हैं, है ना। तो 4 और 5 और 3 और 6 हो गए पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। यहां पे लिखते जाएंगे हम लोग एक एक करके। तो को इंटीरियर का एंगल्स का पेयर क्या है, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। और जैसा कि मैंने रिलेशन बताया, ये दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होंगे और इसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होंगे। तो इससे मैं लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पर एक पैरेलल लाइन के अंदर पे और दूसरे पैरेलल लाइन के बाहर पे, यानी कि अगर यहां पे देखो तो एंगल 1 और एंगल 5, पर वही एक पेयर नहीं है। उसी तरह का देखेंगे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, यानी कि इस तरफ देखते हैं तो ये लाइन के अंदर और ये लाइन के बाहर, ये दोनों भी होने चाहिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह ट्रांसवर्सल के इस साइड पर ये लाइन के अंदर और ये लाइन के बाहर, और यहां पर भी देखेंगे ट्रांसवर्सल के इस साइड ये लाइन के अंदर और ये लाइन के बाहर। तो यहां पे 4 जोड़े बन रहे हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान से लिखेंगे बिल्कुल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं 1 और 5। अब याद करिएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या कहा था मैंने। तो को इंटीरियर को छोड़ करके बाकी जो तीनों पेयर बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे से इक्वल रहते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ट्रांसवर्सल के इस साइड एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर बनता है 2 और 6। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट वी कम टू आउटसाइड ऑफ दिस लाइन एंड द इनसाइड ऑफ दिस लाइन and on the same side of the transversal. यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8 आ रहा है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आर ऑल्सो इक्वल एज दे आर ऑल्सो पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और लास्ट बच गया एंगल 3 और एंगल 7, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा आप लोग को ये सारे एंगल के पेयर्स याद करने के लिए कि कैसे होते हैं, कौन से एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट पर। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट बाय डेफिनेशन है कि दोनों पैरेलल लाइंस के आउटसाइड पर और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर। तो ये हो गया इस पैरेलल लाइन का आउटसाइड और ये हो गया इस पैरेलल लाइन का आउटसाइड, और मैंने कहा ऑपोजिट साइड्स पर। तो एंगल 1 और एंगल 7 होते हैं पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। यहां पे लिखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो एक्सटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, इनका नाम कोई कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। दोनों अलग नहीं है बेटा, आप लोग नाम कैसे भी बोल सकते हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर बोल सकते हो, एक्सटीरियर अल्टरनेट बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वापस आते हैं, 1 और 7 बनता है पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंड एज वी रेड या एज वी अंडरस्टूड दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इसी तरह एक और पेयर बन रहा है जो कि है 2 और 8। तो 2 और 8 भी देखो पैरेलल लाइन के आउटसाइड पर है और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ये दोनों जोड़े क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर अ पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स।
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दिया कि क्वेश्चन ये ऐसे ही टाइप का डायग्राम दिया और बोला कि एंगल 1 100 डिग्री है, तो एंगल 7 कितना होगा? तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 रीजन में एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल 7 भी हो जाएगा 100 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक। और उसी तरह 2 और 8 भी सेम हो। अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप पे, जो कि है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बाय डेफिनेशन आर द एंगल्स formed on the inside of the parallel lines and on opposite sides of the transversal। अब ये जैसे एक्सटीरियर था तो इंटीरियर होंगे यहां दोनों पैरेलल लाइन के अंदर साइड पर, और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर। यहां पर 3 और 5 और 4 और 6 बन के आ रहे हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स। तो यानी एंगल 3 किससे इक्वल होगा? इसी दोनों में से कोई, क्योंकि पैरेलल लाइन के इनसाइड पर है, पर ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है तो ट्रांसवर्सल के इस साइड वाले एंगल पर। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और उसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर क्वेश्चन में आपको दिखाने बोला जा रहा है कि एंगल 4 और 6 इक्वल है, अगर ये दोनों पैरेलल दिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज दे आर अ पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इस तरह से ये सब लॉजिक को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मैंने आपसे बोला कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो मैं झूठा नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स को खोजने का आसान तरीका है ये लेटर को लिखना Z। यहां पे 2 एंगल बन रहे हैं, देख रहे हो? तो ये दोनों होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। यहां पे अगर देखोगे इसके ऊपर से अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूं तो Z उस टाइप का तो नहीं बन रहा, लगभग Z बन रहा है ना। तो ये और ये बनते हैं दोनों एंगल, तो वो हो जाएंगे इक्वल। अब ये Z को लेकिन सिर्फ इसी तरह से नहीं देखो, उल्टा करके भी लिख सकते हैं। यहां पर भी ये दोनों बनते हैं, तो उसी तरह जब यहां पे उल्टा Z बना रहा हूं तो देख रहे हो ये और ये एंगल इक्वल हो। ये हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स को याद करने का तरीका। अब उसी तरह एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स को भी याद कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर नीचे एक्सटेंड कर दो तो ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, ये दोनों होंगे बराबर। कमिंग बैक, अगर ये वाले Z पे ध्यान देते हैं, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, यहां पे बना और यहां पर बना, तो ये दोनों होते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह उल्टे Z पर भी अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये और ये एंगल बराबर आएंगे, यानी कि ये जो उल्टा Z है इसको भी एक्सटेंड करेंगे और इस साइड पे और इस साइड पे एंगल बन रहे, तो 2 और 8 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये हो गया इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए, तो आपको याद रखना है लेटर Z। ठीक है, अब आते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए एक लेटर बोलूंगा याद करने के लिए, वो है F। ठीक है, F में देखो यहां पर और यहां पर जो एंगल बन रहे हैं ये होंगे कोरेस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से देखो, ये देखो यहां पर F बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और इक्वल। पर फिर से वही बात, ये F को सिर्फ ऐसे नहीं देखो, ऐसे भी देख सकते हो, उल्टा करके भी लिख सकते हो और इस तरफ भी उल्टा करके लिख सकते हो, यानी कि ये सारे एंगल्स बनते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लेटर आपको जो याद करना है वो है F। एक्सक्यूज मी। अब लास्ट पे आता हूं तो को इंटीरियर। को इंटीरियर के लिए लेटर है C, लेकिन उसको थोड़ा अलग टाइप से लिखना होगा। C ऐसे गोल बनाकर नहीं, थोड़ा सीधा सीधा लाइन से लिखोगे तो ऐसा दिखेगा ना। अब याद रखना कि ये जो बन रहे हैं एंगल्स ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अगर मैं यहां पे ऐसे करके C लिखता हूं तो ये और ये क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के सारे कॉन्सेप्ट, सारे एंगल्स, उनके नाम क्या होते हैं, उनका रिलेशंस क्या है, कैसे बनते हैं, ये सब अभी कवर कर लिया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 की ओर। अगर अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो। यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके वीडियोस मिलेंगे आपको, पढ़ाई में बहुत मदद होगी। इसके अलावा हमारे चैनल को शेयर भी करो ताकि और बच्चों को भी मदद हो पाए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी, और वीडियो पॉज करके खुद से भी बना सकते हो। अगर नहीं बनता है तो फिर प्ले करके सॉल्यूशन देख लेना। चलो साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ पे क्या है, x और y, यहाँ एक्सक्यूज मी, x और y यहाँ पे बने हुए हैं और हम लोग को x और y का वैल्यू तो निकालना ही है। इसके अलावा ये दिखाना है कि AB और CD पैरेलल। ठीक, सबसे पहले आते हैं y पर। तो यहाँ का सिर्फ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का लॉजिक नहीं, पहले भी जो सीखा वो भी सोचो ना। हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखे थे, राइट?
और यहाँ पे आप देख सकते हो दो लाइन एक्सीडी है और ये जो लाइन है कट रहा है उसके ठीक ऑपोजिट पर बन रहा है वाई और ये वाला एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो वी कैन से दैट एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्रीज बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो y कितना हो गया, 130 हो गया. अब उसी तरह ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर इसको हम लोग लिख देते हैं L, ये ट्रांसवर्सल को लिख देते हैं L, तो L एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक रे बन रहा है, ये एथ की तरफ निकल रहा है. तो इसका मतलब कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये एक और ये एक लीनियर पेयर होने चाहिए, है ना. तो लिखते हैं एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर अ लीनियर पेयर. तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल x कितना हो गया, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्रीज. ठीक है, तो एंगल x कितना आ गया, एंगल x भी आ गया 130 डिग्रीज. अब हम लोग को प्रूव करना है कि अब हमने x और y का वैल्यू तो निकाल लिया, अब प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है. कैसे किया जाए, तो अगर x और y पे ध्यान दोगे, यहां पर अगर हम लोग वही लेटर z को बना लेते हैं तो क्या दिखता है हम लोग को, याद है ये z पे क्या बनना था, यहाँ और इसके लिए थोड़ा गंदा बन गया इसके लिए. अब यहाँ और यहाँ पे बनना था इंटीरियर ऑल्टरनेट, तो देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे बन रहा है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. और पैरेलल लाइंस के केस में हमने देखा कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं. इसका मतलब उसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल x एंड एंगल y आर इंटीरियर alternate angles and as they are equal, ये लिखने से आगे लिखने से पहले श्योर हो आप लोग इक्वल हो, यहाँ पे देखो x भी 130 और y भी 130 है तो दोनों इक्वल है. therefore we can say that AB is parallel to CD. बात समझ में आ गई, ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चों कह रहा है इफ AB is parallel to CD, यानी ये दोनों पैरेलल है, एंड CD is parallel to EF. कुछ भी आगे पढ़ने से पहले इसका मतलब AB और EF का रिलेशन क्या है, एग्जैक्टली वो दोनों भी पैरेलल है. अगर AB और CD पैरेलल है और CD कह रहा है कि EF से पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि EF और AB भी पैरेलल होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7 एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X. Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7. ठीक है, अब हम लोग को कहता है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे में पैरेलल. अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ CD और EF पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है, मान के चलो ये एंगल को मैं नाम दे देता हूं 1. ठीक है बच्चों, अब एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल Z. मैं यहां पे रीजन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग सोचो क्या होगा रीजन. ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो अगर किसी ने कहा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो योर आंसर इज एग्जैक्टली राइट. देख रहे हो उल्टा एफ बन रहा है और यहां पे एंगल बन रही, तो एंगल 1 और Z होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अब वापस आते हैं, अभी के लिए सिर्फ CD लाइन पर ध्यान देते हैं और ये एक पोर्शन उसको काट रहा है, यानी कि दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल Y और ये क्या एंगल 1. अब अगर CD स्ट्रेट लाइन है तो Y और 1 क्या बनते हैं, लीनियर पेयर बनते हैं. इसको लिखेंगे एंगल Y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 एज इट इज अ लीनियर पेयर. ठीक है बेटा, अब हम लोग जानते हैं 1 और Z इक्वल है तो यहां पे उसके बदले Z लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब यहां पे Y और Z का रिलेशन दिया हुआ था, उससे हम लोग कुछ x के टर्म्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें. y by z इज इक्वल टू 3/7. तो y को लिख लेते हैं 3x और z को ले लेते हैं 7x. ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180. देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 18 डिग्रीज. तो y कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा और x आ जाएगा z आ जाएगा 126. तो z है 126 डिग्रीज और y है 54 डिग्रीज. यहां पे हमने लिखा था 1 और z इक्वल है तो 1 भी हो जाएगा 126 डिग्रीज. ठीक है, अब बेटा देखो यहां से x को निकालने के बहुत सारे तरीके. हम लोग x और y को कोइंटीरियर एंगल्स बोलकर निकाल सकते हैं
या फिर जो तरीका मैं अपनाने वाला वो ये है कि ये जो एंगल 1 है और x है, दे बोथ आर अ पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। बात समझ में आ रही है? देखो ये z यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों एंगल, बात समझ में आ गई? सो वी कैन राइट that angle x is equal to angle 1 as they are interior alternate angles। ठीक है, so angle x will be equal to angle 1 का मेजर कितना है 126 डिग्री। तो देखा एंगल x का वैल्यू हमने खोज लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे इफ AB इज पैरेलल टू CD, यानी कि AB और CD जो लाइंस है वो पैरेलल, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी कि CD से परपेंडिकुलर या 90 है। एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यू बनाया। देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, इसको भी तो हम लोग ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक थोड़ा तिरछा आड़ा तिरछा लेकिन Z बन रहा है और Z के यहाँ पे दोनों पॉइंट पर एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर ये 90 है ये भी 90 बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड GED इज इक्वल टू, यानी कि ये जो पूरा एंगल GED है ये 126 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड AGE, यानी कि ये एंगल खोजना है हमें, मार्क कर देते हैं 1। GEF, यानी कि ये वाला एंगल, इसको मार्क कर देते हैं 2। ठीक है, एंड एंगल FGE, यानी कि इसको मार्क कर देते हैं 3। ठीक है, सबसे पहले और सबसे आसान हम लोग खोजेंगे एंगल 2 को। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल 126। ठीक है, लिखेंगे एंगल GED इज इक्वल टू 126। अब GED पे ध्यान दोगे तो देखो GEF और FED का सम है और FED हमें पता है कितना है 90 है। लिखेंगे एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126। अब FED है 90, सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंगल GEF प्लस 90 इज इक्वल टू 126। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 90 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इससे आंसर आएगा 36 डिग्रीज। तो पहला एंगल 2 हमने खोज लिया। ठीक है, ये हमें मिल गया 36 डिग्रीज। ठीक, अब बच्चों हम लोग आते हैं एंगल 1 पर, वो भी बहुत आसान है खोजना। कैसे? देखो CD और AB पैरेलल लाइंस है। अभी के लिए ये लाइन EF के बारे में भूल जाते हैं, सिर्फ देखते हैं G जो कि ट्रांसवर्सल है। ठीक है, उसके यहां पर बन रहा है एक एंगल जिसका मेजर है 126। एंगल 1 का इस एंगल से क्या रिलेशन है? वेरी गुड, ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। अगर Z को उल्टा बनाओगे, सॉरी Z को इस तरह से बनाओगे, देखोगे यहां और यहां पे एंगल बन रहा है जो दोनों इक्वल होने चाहिए। सो विल राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल GED। 1 कुछ नहीं है बेटा, AGE है जो हम लोग को खोजना ही। ठीक है, इसमें लिखेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 क्या है? एंगल AGE है और GED क्या है? 126 डिग्री से। तो एंगल AGE भी हमने खोज लिया। बच गया एंगल 3। इसको भी खोजने का बहुत आसान तरीका है। कैसे? अगर AB स्ट्रेट लाइन है और GE उस पर एक बना हुआ लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब एंगल AGE और BGE मिलकर क्या बनेंगे? लीनियर पेयर बनेंगे, राइट? ठीक है, और ये जो BGE है उसको हम लोग FGE भी बोल सकते हैं क्योंकि F वो लाइन पर एक पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिख देंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री एज दे आर अ लीनियर पेयर। अब AGE का मुझे पता है कितना है मेजर, 126 आया हमारे क्वेश्चन के अनुसार, तो 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 126 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, जिससे पता चलेगा एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। तो हमने तीनों एंगल्स खोज लिए। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इट सेज दैट PQ इज पैरेलल टू ST and PQR is equal to 110 degrees and RST is equal to 130 degrees. Find angle QRS. इसको खोज रहा है, इसको मार्क कर देते हैं 1। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा मैथ्स में बेटा बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम। हो सकता है आप इंटरनेट पे खोज रहे हो तो आपको सॉल्यूशन कुछ और मिले, यूट्यूब के किसी और चैनल पे कुछ और मिले, आपके स्कूल के टीचर आपसे कुछ और बताए, आपका ट्यूशन का टीचर आपसे कुछ और बताए और मैं आपको कुछ अलग ही बताऊं। तो इसलिए ये नहीं समझना कि हम लोग सब गलत है या सब एक दूसरे से एग्री नहीं करते।
सबका तरीका अपना होता है, सब अपने अपने रास्ते चुनते हैं, ठीक है। तो मेरा अप्रोच क्या है कि यहाँ पे आर के थ्रू मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा, जो सॉरी एस टी से जो पैरेलल है। अब जाहिर सी बात है अगर ये एस टी से पैरेलल है तो पी क्यू से भी पैरेलल होगा ही। इसको एक्सटेंड भी कर देंगे दोनों तरफ तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये 1 के बारे में भी भूल जाते हैं। ये जो एंगल देखते हैं, ये इसको हम लोग नाम देते थे 2। ये पूरा ही एंगल कितना है, ये एंगल पूरा 2 है, यानी कि क्यू आर। अगर इस पॉइंट को हम लोग मार्क करते बी और ये लाइन, इस लाइन को अगर मार्क कर देते ए बी, तो मैं बात कर रहा हूं एंगल क्यू आर बी के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो लाइन पी क्यू और ए बी पैरेलल है और क्यू आर ट्रांसवर्सल है। तो अगर यहां पे हम लोग ये जेड बनाएंगे तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, है ना। इट मींस एंगल क्यू आर बी is equal to angle PQR as they are interior alternate angles, ठीक है। QRB क्या है, 2 है, और PQR क्या है बेटा, 110। तो ये जो एंगल 2 है ये है 110 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग को ये पता चल गया। अभी के लिए यहां से इसका नाम थोड़ा सा मिटा देंगे हम, ठीक है। ये वाला एंगल भी मिटा देते हैं। अब हम लोग ये एंगल जो है SRB, इसको नाम देंगे 3, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना, जो एंगल 2 था ये पूरा था ना, QRB था, तो QRB है QRS और SRB का सम। अभी हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ SRB पे, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस AB और ST पे अगर देखेंगे और SR को ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे तो देखेंगे ये जो 130 और 3 है, ये दोनों क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। याद है ना, C कहा था मैंने, ठीक। एंगल TSR प्लस एंगल SRB is equal to 180 as they are a pair of co-interior angles, ठीक है। अब TSR का मेजर मुझे पता है कितना है, 130, तो 130 प्लस एंगल SRB is equal to 180 डिग्रीज। तो एंगल SRB कितना हो जाएगा, SRB हो जाएगा 180 माइनस 30 जो कि होगा 50 डिग्री। तो ये 3 कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 2 के बारे याद करते हैं। 2 क्या था, ये पूरा एंगल था, ठीक है। एंगल 2 वाज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना। ये रिलेशन आ रहा है। अगर ये पूरा 2 था तो एंगल 1 और एंगल 3 को मेजर जोड़ने से एंगल 2 आना चाहिए। अब एंगल 2 का मेजर दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल 1 हमें पता नहीं खोजना है, पर एंगल 3 हमने निकाल लिया कितना है, 50 डिग्री से। तो इससे पता चलता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 110 माइनस 50, जो कि हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो एंगल QRS कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इट सेज दैट AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ दैट मींस दिस एंगल इज 50 डिग्रीज एंड PRD यानी कि ये वाला एंगल इज 127 एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड X एंड Y। देखो बहुत आसान तरीका है, एकदम ध्यान से सुनो। 2 या 3 लाइन में ये प्रॉब्लम को हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑन AB एंड CD द पैरेलल लाइंस इफ वी कंसीडर PQ एज द ट्रांसवर्सल, तो यहां पे देख रहे हो एकदम साफ साफ Z बन रहा है और ये दोनों एंगल्स क्या एंगल्स हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट है, वेरी गुड। तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QPA, कैसे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल PQR क्या है, X है, और एंगल QPA क्या है, 50 डिग्री है। तो हमें मिल गया कि X कितना है, 50 डिग्रीज है, ठीक है। अब आते हैं एंगल Y पर। तो अभी के लिए जो PQ है यानी Y और 50 को भी अलग अलग एंगल भूल जाओ, मानो APR एक एंगल है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे PR अगर ट्रांसवर्सल है AB और CD पैरेलल लाइंस पर, तो यहां पर भी लगभग वो Z का शेप बन रहा है और ये एंगल आ रहे हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट। इसका नाम लिखेंगे एंगल APR प्लस एंगल PRD, और सॉरी प्लस के बदले हमें लिखना है इक्वल टू, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लिखते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया।
अब APR क्या है बेटा, देखो APQ और QPR का सम। APQ कितना है 50 डिग्री है और QPR क्या है Y, ये कितने के बराबर है 127 डिग्री के बराबर। तो 50 को अगर उधर ले जाएंगे पता चलेगा कि y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, सो y इज इक्वल टू 77 डिग्रीज। देखा आपने 3-4 लाइन में आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये सब लॉजिक अगर प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो ज्योमेट्री के ऐसे बहुत सारे और भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम है जो आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो इन दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम इट सेज दैट PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहली बात क्या, PQ और RS एक दूसरे से पैरेलल है। यहाँ पे मिरर्स दिया हुआ है लेकिन हम लोग ज्योमेट्री के टर्म में उसको स्ट्रेट लाइन ही मान सकते हैं। ठीक है, नाउ एन इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट रे आप लोग को याद है फिजिक्स से, रिफ्लेक्शन पढ़े हो अच्छे से, नहीं पढ़े हो तो ये प्रॉब्लम बनाने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए फिजिक्स भी पढ़ा करो। फिजिक्स और मैथ्स देखो दो दोस्त है, ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर जाते हैं, एक को भूल जाओगे दूसरा भी हट जाएगा, बता दे रहा हूँ। तो फिजिक्स और मैथ्स हमेशा साथ में जाते हैं, अच्छे से पढ़ा करो दोनों। ठीक है, अब बोलता है एन इंसिडेंट रे AB है रे, it strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC, ऐसे करके गया आगे, and strikes the mirror RS at C, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर CD बन करके at C and again reflects back along CD। हमें यह प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है। ठीक है, कोशिश करें। इससे पहले कि कुछ भी करो थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद करते हैं। क्या क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहले तो कि एक नॉर्मल बनाना रहता है हम लोग को, वो लॉ नहीं है पर एक है ना तरीका ही है। तो नॉर्मल क्या होता है, जो मिरर से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इस लाइन को हम लोग कह देते हैं जैसे कि ये हो गया BO और ये हो गया CP, सॉरी P तो है पहले से, तो इसको हम लोग कुछ और मार्क कर देते हैं, जैसे लिख देते हैं CR। अच्छा R भी है क्या? मेरी गलती है भाई, देख नहीं रहा हूँ मैं ठीक से। इसको हम लोग लेते हैं X और Y। XY तो नहीं है कहीं, हाँ ठीक। तो अब देखोगे कि BX है PQ मिरर का नॉर्मल और CY है RS मिरर का नॉर्मल। ठीक है, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले देखोगे अगर PQ और RS पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों अगर नॉर्मल से दोनों 90 डिग्री बना रहे, तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से भी पैरेलल होंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं BX इज पैरेलल टू CY। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, बाद में ये बहुत काम आएगा, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, अब ये सब जो हमने ड्रॉ किया है नॉर्मल को छोड़कर बाकी सब हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी है। ठीक, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, जब एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है तो नॉर्मल के साथ वो जो एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे मार्क कर देते हैं चूंकि ये फर्स्ट पॉइंट है तो I1, और फिर बराबर एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे लिख देते हैं R1। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर अगर वापस आते हैं तो यहां पर भी सेम है, ये BC रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है, तो यानी कि ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से ये हो जाएगा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मिरर के लिए, इसको लिख देते हैं I2। इसी तरह ये जो CD जो रे निकल रहा है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा इस मिरर के लिए, तो इसको मार्क कर देते हैं हम लोग R2। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है कि नहीं। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं I1 इज इक्वल टू R1 एंड I2 इज इक्वल टू R2। ठीक, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ जो लिखा है। अब वापस आते हैं हम लोग ये वाले कंडीशन पर। अब BX और CY पैरेलल हैं, तो ये और ये एंगल यहाँ पे देख रहे हो एकदम साफ साफ Z बन रहा है और अंदर में दोनों एंगल बन रहे हैं। क्या एंगल्स होते हैं? वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो R1 इज इक्वल टू I2 एज दे आर अ पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हमने ला दिया कि ये जो R1 लिखा है और I2 लिखा है वो दोनों बराबर। इससे हम लोग क्या देख सकते हैं? इससे देखेंगे कि I1 इज इक्वल टू R1 विच इज इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू R2। लेट अस से ये सब x, यानी I1 भी x है, R1 भी x है, I2 R2 सब x। तो अच्छा एक बात बताइए, I1 प्लस R1 लिखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस x, यानी कि 2x आ जाएगा। उसी तरह
I2 प्लस R2 लिखेंगे तो वो भी आएगा x प्लस एक्स, वो भी आ जाएगा 2x। तो अगर मैं बात करूं I1 प्लस R1 क्या है, ये एंगल ABC। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 2x। इसी तरह यहां पे अगर BCD देखेंगे तो ये I2 प्लस R2 है, तो लिखेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू I2 प्लस R2, वो भी है 2x। ठीक है बच्चों, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं कौन सी दो एंगल की बात कर रहा हूं, ABC और BCD। अब आते हैं हम लोग लाइंस AB और CD पर। ठीक है, AB और CD लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है BC। यहां पर जो एंगल ABC, अब यहां पर भी देखो, यहां पर भी एकदम क्लियर Z बन रहा है, तो ये दोनों एंगल होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट। और जैसे पैरेलल लाइंस के लिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। अब देखोगे ABC और BCD क्या बन रहे हैं, ये देखो ABC है और BCD है, यही है दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ ऑन लाइंस AB एंड CD as interior alternate angles are equal, therefore we can write that AB is parallel to CD। अच्छे से समझ में आ गया ये बात, तो AB और CD पैरेलल है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग लेसन के एंड पर आ गए हैं, लेकिन इस बात से दुखी नहीं होना है, अभी लेसन का भी कुछ पार्ट बाकी है, यानी लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट बाकी है। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए यही कहूँगा, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान देते रहिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए और एग्जाम की तैयारी कर पाए। तब तक के लिए नमस्ते।